प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। लवण होता क्या है? तो आइए हम इस पर देखते हैं लवण क्या है। हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार की जो क्रिया से लवण का निर्माण होता है और यह क्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहते हैं। जब हम अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब यह हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं और यह हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलकर जल के अणु बनाते हैं। साथ ही एक और पदार्थ बनता है जो लवण होता है। लवण ऐसे आयनिक यौगिक है जिसमें एक भाग जो है धनावेशित होता है तो दूसरा भाग जो है ऋणावेशित होता है। इसे धनात्मक आवेशों की संख्या ऋणात्मक आवेशों की संख्या के बराबर होता है। और लवण जो है विद्युत का उदासीन होता है। और क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो धनावेशित है और दूसरा भाग जो है ऋणावेशित होता है और दोनों जो है बराबर मात्रा में बराबर की संख्या में होती है। इस कारण से विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, जिनमें से हम मुख्य अम्ल और क्षार का जो अभिक्रिया है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे बच्चों पेपर में मान लो यदि पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो आप इसका जो आंसर है आप लिख सकते हैं। अम्ल और क्षार की क्षार क्रमशः आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उत्पन्न करते हैं। जब ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं तो ये आपस में मिलकर जल का अणु बनाते हैं, साथ ही लवण का निर्माण करते हैं। और इनमें ये लवण ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें एक भाग धनात्मक भाग होता है, दूसरा ऋणात्मक भाग होता है, अर्थात धन आवेशित होता है और दूसरा ऋण आवेशित होता है। तो इनकी जो संख्या है धनात्मक आवेशों की संख्या ऋणात्मक आवेशों की संख्या के बराबर होता है, अर्थात ये लवण विद्युत उदासीन होते हैं और इसलिए यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। आइए इसका कुछ हम समीकरण देखें। तो जैसे नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो HNO3 ये एक नाइट्रिक अम्ल है। यहाँ पर कोष्टक में जो दिया हुआ है AQ, ये जेल एक्वाटिक बोलते हैं जिनको इंग्लिश में, इसका अर्थ होता है जलीय विलयन। ठीक है ना, इसका जलीय विलयन लिया गया है और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। तो ये अम्ल है और ये क्षार है, तो दोनों को जब आपस में क्रिया कराया गया तो क्रिया करवाने के बाद हमको ANO3 का जलीय विलयन प्राप्त हुआ, जो एक लवण है। इसको पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं और जल का निर्माण होता है। ठीक है, वैसे ही इसमें H2SO4 इसका भी जलीय विलयन लिया गया है। Cu कोष्टक में OH2 इसका भी जलीय विलयन, दोनों को आपस में क्रिया करवाई गई है। तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन प्राप्त हुआ है, जो एक लवण है, जिसको हम सामान्य हिंदी में नीला धूमा के नाम से जानते हैं, और H2O जल प्राप्त होता है। वैसे ही एसिटिक अम्ल का है। एसिटिक अम्ल आपस में क्रिया किया, इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक प्रबल क्षार है, ये एक दुर्बल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है, तो इस प्रकार से आपस में क्रिया करके क्या बनाया? सोडियम एसिटेट बनाया, है ना, और जल का निर्माण करता है। वैसे ही इसमें एसिटिक अम्ल जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया किया गया है। क्रिया करवाने के बाद ये अमोनियम एसिटेट का निर्माण किया है। अब इसमें खास बात है वो नीचे में बताया जा रहा है कि लवण एक का जो धनात्मक भाग क्षारक से आता है। ठीक है ना, ये लवण बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो स्थिति है ये धनात्मक भाग है और यहाँ से लेकर जो भाग है वो ऋणात्मक भाग है, वो कहाँ से आता है? अम्ल से आता है। ठीक है, तो जिसे हम दोनों को क्या कहेंगे? मूलक कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो पोटेशियम नाइट्रेट, ये जो ऊपर में पोटेशियम नाइट्रेट का जो बना हुआ है, ठीक है ना, उसमें के जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है क्षार से, तो क्षारीय मूलक होगा के। ठीक है, उसके बाद NO3 जो है अम्लीय मूलक है, ये बाद में जुड़ा हुआ है, ये अम्लीय मूलक है। इसका जो भाग है इसमें आया हुआ है, तो ये ऋणात्मक है।
ठीक है ना। तो ये ऋणात्मक अम्लीय मूलक होगा। इस प्रकार से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। और जैसे बच्चों इसमें पूछा जाता है कि आप क्वेश्चन आ गया उदासीनीकरण अभिक्रिया समीकरण से समझाइए, तो आप इस समीकरण को एक समीकरण आप लेकर बताएंगे और परिभाषा लिख देंगे। यदि और अच्छे से इसका परिभाषा लिखना चाहे तो और इसका परिभाषा मैं थोड़ा सा बता दूं जो बहुत इजी है। उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल और क्षार के मिलने से पानी और एक पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम लवण कहते हैं, और यह संपूर्ण अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो अम्ल प्लस क्षार किसका निर्माण किया? लवण घन पानी का। ठीक है, वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं तो अम्ल की बात है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम HCl, ठीक है। अब क्षार तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड इसमें ले लिया, सोडियम हाइड्रॉक्साइड आपस में क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, ये नमक का। आप इसका भी उदाहरण दे सकते हैं, ये बहुत इजी है। ठीक है, तो ये आपस में मिलकर क्या देते हैं? सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो आइए बच्चों हम देखते हैं अगला जो है, क्या सभी जो लवण होते हैं वो उदासीन होते हैं? इस पर हम विचार करते हैं। तो उदासीन होते हैं ये किस बात पर? तो हम इसको समझने के लिए मूलक पर चलते हैं, है ना, अर्थात उन पदार्थों पर जिससे लवण का निर्माण हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है ना, तो ये कहता है कि जब अम्ल और क्षार के मध्य जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है उससे लवण बनता है तो लवण का जो pH मान है अलग अलग आता है। क्यों आता है ऐसा? तो इसको हमको समझने के लिए क्या करना है, जो अम्लीय है ना, लवण में जो बसित अम्ल होता है और क्षार होता है उनके जो मूलक की प्रकृति को हमको जानने की आवश्यकता है। अर्थात जैसे नमक की बात करें तो नमक में जो क्षारीय मूलक है वो क्या होता है? सोडियम मूलक, मतलब जुड़ के बना हुआ है लवण, इसमें ये क्षारीय मूलक है, Na+ आता है वो। तो ये प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रॉक्साइड से आता है। तथा दूसरा अम्लीय मूलक जो है Cl है ना, जो अम्ल से आता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से वो भी एक प्रबल है। तो दोनों प्रबल होता है, तो दोनों की प्रबल होने के कारण जो है वो विद्युत का उदासीन हो जाता है। तो ये उदासीन कहलाता आएगा। ठीक है ना। आगे इसमें देखें तो प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बनने वाले जो लवण की जो प्रकृति होती है वो उदासीन होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लवण होते हैं जिनकी आपस में क्रिया दुर्बल और प्रबल क्षार से होता है। ठीक है ना। तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपके सारणी में दिया गया है तो कैल्शियम जो सल्फेट कॉपर सल्फेट है वो कॉपर हाइड्रॉक्साइड से बनता है जो एक दुर्बल है क्षार। ठीक है ना, क्षारीय मूलक का स्रोत दिया हुआ है, स्रोत का जो सूत्र है और स्रोत की प्रकृति ये दुर्बल प्रकृति का होता है और ये प्रबल अम्ल से क्रिया करता है। इसमें अम्लीय मूलक का स्रोत दिया हुआ है, प्रबल अम्ल से क्रिया करता है। भाई दुर्बल और प्रबल, तो प्रबल ज्यादा बल वाला जो है अधिक ज्यादा प्रभाव डालेगा, वैसे ही इसका जो प्रभाव है ये लवण में ज्यादा होता है तो इसकी जो लवण की प्रकृति होगी अम्लीय होगी। आप सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो इसमें जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिलकर बनता है तो देखिए इसमें सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो है प्रबल क्षार है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट जो दुर्बल अम्ल का काम कर रहा है तो प्रबल का जो प्रभाव है अधिक होगा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि इसका जो प्रकृति होगा लवण का वो क्षारीय होगा। बात आई समझ में। अगला देखिए इसमें सोडियम अमोनियम एसीटेट का देखें तो इसमें सोडियम अमोनियम हाइड्रॉक्साइड जो है एसिटिक अम्ल से क्रिया करता है तो दोनों दुर्बल है ना। सोडियम अमोनियम हाइड्रॉक्साइड दुर्बल है और ये भी दुर्बल है, तो ये उदासीन होगा दोनों दुर्बल होने का। अब इसमें अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का देखते हैं तो अमोनियम क्लोराइड का बच्चों मैं बता दूं कि क्या होगा। इसमें अब खाली जगह है तो मैं इसमें थोड़ा सा लिख के आप लोगों को बता देता हूं कि क्या होता है। तो इसमें हम बात करें तो ये अमोनियम हाइड्रॉक्साइड भाग लेगा इसमें, तो N लिख देते हैं N
और यहाँ पर ये 4 होगा। ठीक है, अब ये किससे क्रिया करेगा, या क्षमा करूंगा, इसमें जो है हम एक और ले सकते हैं, इसका जो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं अमोनिया ले सकते हैं, अमोनिया जो है, ठीक, इस ऐसे ही ले लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ, और इसमें H और Cl, ठीक है ना। तो सॉरी, इसका जो है ये दुर्बल होगा, ये दुर्बल आएगा इसमें। तो इसमें आपका दुर्बल प्रकृति का होता है, ठीक है, ये दुर्बल प्रकृति का, ठीक है। वैसे ही इसमें हम HCl को लेते हैं, तो ये जो है प्रबल में आता है, इसमें आएगा प्रबल, ऐसा ये प्रबल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें मुझे कमेंट्स करके आपको बताना है कि इसकी जो लवण की प्रकृति क्या होगा। भाई दुर्बल और प्रबल से क्रिया कर रहा है, तो इसकी मुझे प्रकृति ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, तो दोनों की आपकी प्रकृति मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। अगला इस पर विचार करेंगे। अब इसमें नीचे जो दिया हुआ है कि प्रबल और दुर्बल अम्ल क्षार बनने से लवण की प्रकृति अम्लीय होती है, और दुर्बल अम्ल और इससे आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे इन दोनों का, अमोनियम क्लोराइड का और इसका, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। अब लवण का उपयोग की बात करें तो सामान्य लवण या नमक का हमारे खाद्य पदार्थों का आवश्यक अंग होता है, और इसका खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए, अचार, मछली आदि को खराब होने से बचाने के लिए हम लवण का उपयोग करते हैं। आप जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग हम कपड़ा धोने के लिए करते हैं, जिनको निरमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम कभी कभी भुजिया बनाने के लिए उसमें सोडा का उपयोग करते हैं, है ना, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, वो भी एक लवण है। और हमारा जो पेट में अम्लीयता की अधिक जलन पैदा होता है, तो हम उस सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे शरीर में लवण की कमी, अम्लीयता की कमी हो, ठीक है। आगे इसका थोड़ा सा इसमें बताया गया है। तो हमारे शरीर का जो कई प्रकार के जो लवण की आवश्यकता होती है, यह अधिकांशतः कैल्शियम और मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम तथा पोटेशियम क्लोराइड, आयोडाइड है, सल्फेट है, कार्बोनेट है, फास्फेट है आदि के होते हैं। और ये हमें पसीने आने पर इनमें कुछ लवण हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब बाहर निकलने के कारण जो है, जैसे पसीना में नमकीन भी होता है, तो जाहिर सी बात है जब कभी हमको पेचिश अतिसार होता है, इसके कारण भी हमारे शरीर से अधिकांश जो है पानी के साथ लवण का बाहर निकल देती है, है ना। और इस पानी के साथ ही इसमें घुले जो लवण भी खो देते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। लवण और शक्कर युक्त पानी अधिक पीना चाहिए हमको, जिससे हमारे शरीर में क्या है, जल और लवण की पूर्ति होती रहे, है ना, जिनको हम पुनर्जल योजन के नाम से जानते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन के नाम से, ठीक है। यह अतिसार और फलस्वरूप कभी कभी अतिसार और पेचिश से मृत्यु भी हो जाती है। भैया हम आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम अम्ल वर्षा की बात करेंगे, और जरूर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जो प्रबल और दुर्बल अम्ल का बात है उनको बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।